हे गाइस व्हाट्स अप, होप्स यू आर डूइंग वेल। सो हमारा 25 डेज इकोनॉमिक कैप्सूल सीरीज का आज लेक्चर नंबर 3 है और आज के इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप नीचे पिन कमेंट में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से इस लेक्चर के सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंप्लीट लेक्चर इन्फ्लेशन को एक लेक्चर में कंप्लीट कर देगा और आप चाहे तो इस वीडियो को 1.5x में देख सकते हैं और आई कैन बेट यू कि अगर आप इस कंप्लीट लेक्चर को अच्छे से देख लेते हो तो इन्फ्लेशन का कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं और इन्फ्लेशन के सारे क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो आप आसानी से बना लोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इन्फ्लेशन इज द रेट at which general level of prices of goods and service rises। पहले इस चीज को समझ लेते हैं। सिंपल भाषा में इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। सपोज करते हैं एक एग्जाम्पल को, सपोज करते हैं कि 2023 में 1 kg राइस का प्राइस 40 रुपीज था। यानी कि अगर मैं 1 kg राइस को परचेस करता हूं 2023 में तो मुझे 40 रुपीज पे करने पड़ते थे। वहीं पे अगर मैं 2024 में 1 kg राइस को परचेस करता हूं तो मुझे इसके लिए 50 रुपीज पे करने पड़ते हैं। यानी कि अगर मुझे इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करना है तो मैं न्यू प्राइस से ओल्ड प्राइस को माइनस करूंगा और उसे डिवाइड करूंगा ओल्ड प्राइस से इनटू 100। तो इस सब को कैलकुलेट करने पे मुझे पता चलेगा कि राइस के प्राइस पे 25% इन्फ्लेशन देखने को मिला है। यानी कि एक साल के अंदर राइस का दाम जो है वो 25% महंगा हो चुका है। तो इन्फ्लेशन एक्चुअल में क्या है? तो इन्फ्लेशन एक्चुअल में महंगाई है जिसके कारण हमारा परचेजिंग पावर घट जाता है। यानी कि अगर मेरे पास 40 रुपीस रहता तो मैं 1 kg राइस कीन पाता 2023 में, बट क्योंकि मेरे पास अब 40 रुपीस ही है और मैं 2024 में अगर 1 kg राइस कीनना चाहूँ तो मैं उसे नहीं कीन पाऊंगा। यानी कि मेरा अल्टीमेटली परचेजिंग पावर क्या हुआ? घट गया। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या करता है? वैल्यू ऑफ मनी को डिक्रीज कर देता है। इन्फ्लेशन से मनी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाता है जिससे अल्टीमेटली हमारा परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाता है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली महंगाई को कहते हैं। अब यहां पे एक रिलेशनशिप है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें अपने कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन मॉडरेट रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगा? बिल्कुल। अगर इन्फ्लेशन होगा ही नहीं तो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है दैट इज डिमांड आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं है, लोगों को लगेगा कि सामान कल और सस्ते मिलेगा, परसों और सस्ता मुझे सामान मिल जाएगा, तो वो मार्केट में डिमांड को क्रिएट होने ही नहीं देंगे। और जब तक मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ का सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कैसे होगा। और जब किसी चीज़ का सप्लाई नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली नया प्रोडक्शन नहीं होगा, न्यू प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में सप्लाई नहीं है तो पुराना ही माल बचा हुआ है तो न्यू प्रोडक्शन होगा ही नहीं। अब न्यू प्रोडक्शन नहीं होगा तो इसके कारण लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट को देखना पड़ेगा। लोगों को प्रोडक्शन से निकाल दिया जाएगा जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट के चलते लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा। तो हम एक विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें अपने कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो कहीं ना कहीं मॉडरेट इन्फ्लेशन का होना अच्छा है। यानी कि अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन का,
अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं और यहाँ पे मैं ले लेता हूं इन्फ्लेशन को और इस पॉइंट पे मैं ले लेता हूं इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन देखता हुआ मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखना कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। ये क्यों होता है ये मैंने आपको पूरा समझाया कि डिमांड क्रिएट नहीं होता है। अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो लोगों को लगेगा कि सामान सस्ता अभी मिल रहा है, बाद में लेंगे, और सस्ता जब मिलेगा इससे डिमांड नहीं बनेगा, डिमांड नहीं बनेगा तो मार्केट में सप्लाई रुक जाएगा, सप्लाई नहीं होगा तो नया प्रोडक्शन नहीं होगा जिससे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और अल्टीमेटली लोगों के पास पैसा रहेगा ही नहीं। तो ये रिलेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन का। यानी कि एक मॉडरेट इन्फ्लेशन कंट्री में होना अच्छा है, कंट्री के लिए एक मॉडरेट इन्फ्लेशन का होना अच्छा माना जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को। तो दोस्तों हमारे पास 4 टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं। नंबर 1 इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, नंबर 2 इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, नंबर 3 इज वॉकिंग इन्फ्लेशन एंड नंबर 4 इज हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो होता है ये बहुत ही स्लो और स्टीडी होता है। टिपिकली इसमें 1 से 2% का इन्फ्लेशन हर साल देखने को मिलता है और ये मैनेजेबल होता है और ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है ये कंट्री के लिए अच्छा माना जाता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज अ गुड फॉर कंट्री क्योंकि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। वहीं पे अगर गैलोपिंग इन्फ्लेशन को देखा जाए तो ये थोड़ा सा हाई इन्फ्लेशन होता है और ये जनरली अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में आ जाते हो आप, जहां इन्फ्लेशन हर साल 10% से बढ़ जाती है। 1 से 2% जब इन्फ्लेशन होता है तो ये प्रोड्यूसर के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट होता है। बट जब इन्फ्लेशन 10% से ज़्यादा हो जाए तो ये सिचुएशन एक कंट्री के लिए खराब हो जाती है और इसे ही कहा जाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और अगर इसे यहाँ पे नहीं कंट्रोल किया गया तो ये चेंज हो जाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन में, जहाँ इन्फ्लेशन 10% से ज़्यादा बढ़ जाता है और अल्टीमेटली आप चले जाते हो हाइपर इन्फ्लेशन के सिचुएशन में, जहाँ पे इन्फ्लेशन 50% से ज़्यादा हो जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन जो है ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन है जो कि हमें कई कंट्रीज़ में देखने को मिलता है जैसे जिम्बाब्वे एंड ऑल, जहाँ पे मनी का वैल्यू वर्थलेस हो जाता है। यानी कि आपका पैसा का कोई वैल्यू ही नहीं बचता है, मनी का जो वैल्यू है वो 0 के लगभग हो जाता है। यानी कि आपको एक ब्रेड लेने के लिए बैग भर के पैसा ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अल्टीमेटली हमने देखा कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है ये तो कंट्री के लिए अच्छा है, बट अगर गैलोपिंग इन्फ्लेशन में हमने कंट्री के इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया तो ये वॉकिंग इन्फ्लेशन के सिचुएशन में आएगा और अल्टीमेटली यहाँ से हम हाइपर इन्फ्लेशन के सिचुएशन में चले जाएंगे। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट्स। इन्फ्लेशन के रेट्स के हिसाब से हमने इन्फ्लेशन को 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया था: क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसे समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। दोस्तों एक चीज यहां पे हमें समझना होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होगा। डिमांड लोग कब करेंगे? जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं किसी चीज़ का डिमांड कैसे क्रिएट कर पाऊंगा। सपोज मुझे एक मोबाइल फ़ोन लेना है और अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है वांट एंड डिज़ायर। तो वांट मुझे हो सकता है बट डिमांड तभी क्रिएट होगा जब मेरे पास पैसा है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, इसका मतलब है कि मेरे पास पैसा है तभी मैं मार्केट में डिमांड क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो जब डिमांड ज़्यादा होने लगे बट सप्लाई कम हो जाए तो इस सिचुएशन को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और प्रीवियसली यूपीएससी ने इसके ऊपर काफी सारा क्वेश्चन पूछ रखा है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब क्रिएट हो रहा है? जब लोगों के पास ज्यादा पैसा है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? प्राइवेट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्पेंड कर रही है तो लोगों को सैलरी ज्यादा मिल रही है, सैलरी से लोगों के पास पैसा आ रहा है तो डिमांड क्रिएट हो रहा है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि लोगों ने सेविंग कम कर दी है, अब लोगों के पास जितना पैसा आ रहा है लोग उसे खर्च कर दे रहे हैं। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि लोगों ने अपने टैक्सेस को कम कर दिया है, मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया है जिससे लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी बच जा रहा है जो मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कि पूरे के पूरे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया हो क्योंकि बैंक ने अपने लोन्स को सस्ता कर दिया है। तो लोन्स के सस्ते होने से भी मार्केट में पैसा आता है क्योंकि लोन्स जब लोगों को सस्ता मिलेगा तो लोग लोन लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन का मेन कारण क्या है? मनी के सप्लाई का बढ़ना। इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, या गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा कर रही है जिसके वजह से न्यू मनी का क्रिएशन हो जा रहा है, जहां पे नया पैसा मार्केट में आ रहा है सर्कुलेशन में, या लोगों के पास ब्लैक मनी है, या हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जा रहे हैं। एक्सपोर्ट के बढ़ने से भी हमारे पास पैसा ज्यादा आता है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है ये मैं आपको लास्ट में बहुत डीप में समझाऊंगा। अब यहां पे मैंने जितना का जितना पॉइंट्स लिखा है इसके ऊपर डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और आपको यही ऑप्शंस एग्जैक्टली देखने को पेपर में मिलेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा लेक्चर का पीडीएफ है ये आपके लिए वन शॉट रिवीजन नोट्स का काम करेगा। तो अगर आपको इसके नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप पिन कमेंट में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से सारे के सारे लेक्चर्स के नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब बनेगा? जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। और पैसा कहां से आ सकता है? तो यहां पे मैंने पूरा का पूरा रीजन दे दिया है। यहां पे हमारे पास 7 रीजन है जहां से पैसे लोगों के पास ज्यादा आ रहे हैं। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन का इफेक्ट्स देख लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या क्या इफेक्ट होगा? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ेगा। हमने पहले ही देखा था रिलेशन कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इन्फ्लेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा ही। क्योंकि देखिए मार्केट में जब ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और जब ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यानी कि ज्यादा डिमांड से ही ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और ज्यादा प्रोडक्शन से ही लोगों को जॉब मिल रहा है और अल्टीमेटली जॉब इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करेगा। तो सीधा सा बात है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। साथ ही साथ लोगों को ये इंकरेज करेगा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो लोगों को लगेगा कि मार्केट में डिमांड है तो हमें भी प्रोडक्शन करना चाहिए, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग नए फैक्ट्रीज ओपन करेंगे प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होता है। बट नेगेटिव इफेक्ट्स भी कुछ कुछ होते हैं। क्या? तो सबसे पहले हमारा परचेजिंग पावर जो है वो घट जाता है। आज जो मैं चीज आज से 1 साल पहले जो 100 रुपीज का वैल्यू था, आज वो 100 रुपीज का वैल्यू सेम है क्या? नहीं, यानी कि वो 100 रुपीज का परचेजिंग पावर घट गया है। तो परचेजिंग पावर हमारा घट जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक्स को लगता है कि क्योंकि बहुत ज्यादा मनी सर्कुलेट हो चुका है इकोनॉमी में तो बैंक अपने रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर देते हैं, जिससे हमें लोन्स जो है वो महंगा मिलने लगता है। और सबसे ज्यादा डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले लोगों को हर्ट्स करता है। अगर आपका सैलरी ₹10,000 फिक्स है तो आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण सबसे ज्यादा हर्ट होगा, क्योंकि डिमांड तो बढ़ जाएगा और डिमांड बढ़ेगा तो उस चीज का कॉस्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको वही चीज महंगा मिलेगा। तो यानी कि फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले को डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण काफी दिक्कत होती है। तो ये था हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और वो है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में।
जो कि मार्केट में डिमांड की क्रिएशन के कारण आता है। अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हमें यह डिस्कस करना है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मदद लेना पड़ता है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? तो लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योर होता है। अब अगर मैंने कहीं पे जमीन कीना है या कहीं मैंने जमीन रेंट पे लिया है तो आई हैव टू पे रेंट। अगर हमारे यहाँ लेबर्स काम कर रहे हैं तो आई हैव टू पे देम वेजेस। अगर मैंने बैंक से लोन ले रखा है तो आई हैव टू पे इंटरेस्ट। और क्योंकि मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूं तो मुझे भी कुछ प्रॉफिट चाहिए होगा, क्योंकि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं टाइम इन्वेस्ट करूंगा तो उसके बदले मैं प्रॉफिट चाहूंगा। यानी कि इस कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए अगर किसी भी कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दाम बढ़ता है तो हमें अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ाना पड़ता है। लेट्स सपोज कि मुझे एक चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैं चलाता हूं, तो अगर उस चेयर का दाम 1000 रुपीज था बट अल्टीमेटली मुझे लेबर का सैलरी बढ़ाना पड़ा, तो क्या वो चेयर का कॉस्ट मैं 1200 नहीं कर दूंगा? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर इनका कॉस्ट बढ़ता है तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाता है। और जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है उसे ही कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका और क्या क्या कारण हो सकता है? तो रॉ मटेरियल का दाम बढ़ना। जैसे अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली सारे के सारे प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो रॉ मटेरियल का आने जाने का चार्जेस ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से अपना रॉ मटेरियल ले रहा है, फॉर एग्जांपल कॉटन, तो यहाँ कॉटन का दाम बढ़ने से, एग्रीकल्चर का दाम बढ़ने से भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। मेटल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कोर है, तो मेटल्स का दाम बढ़ने से भी आपका अल्टीमेटली फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। कभी कभी कुछ कुछ सप्लाई चेन डिसरप्शन होने से भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। जैसे कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, कहीं वॉर हो गया, पेंडेमिक हो गया जैसे कोविड-19, या कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्योंकि आज के समय में हम जो है वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी में जी रहे हैं। एक कंट्री दूसरे के ऊपर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट है। तो वॉर, पेंडेमिक, जियोपॉलिटिकल टेंशन, नेचुरल डिजास्टर भी हमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में फैक्टर्स प्ले करते हुए दिखते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ किसके वजह से रहा है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रहा है कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने के कारण, और ये कई सारे चीज़ों के वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी पॉइंट्स लिखा है ये प्रीलिम्स के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, एमसीक्यू में ऑप्शन के तौर पे। तो इसलिए ये एक एक पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में। दो इन्फ्लेशन हमने अब तक डिस्कस किया, एक हमारा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक हमारा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये जो होता है ये किसी भी इकोनॉमी में सप्लाई साइड बॉटलनेक्स के कारण होता है। यानी कि ये जो इन्फ्लेशन है ये हमारे सप्लाई साइड के डिफेक्ट्स के कारण दिखता है। जैसे हमारे पास प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हमारे पास लेबर्स अच्छे नहीं है, या हमारा सप्लाई चेन इशू है। तो यानी कि ये कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण होता है और ये सबसे लॉन्ग टर्म तक प्रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो वैसे तो ज़्यादातर हमें डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, यही दो इन्फ्लेशन को देखने को मिलता है। बट स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी एक टाइप का इन्फ्लेशन है जो कंट्री के सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन के कारण होता है, जो कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएफिशिएंट प्रोडक्शन, लेबर इश्यूज, सप्लाई चेन इश्यूज के कारण हो सकता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें कि हमने 3 टाइप के इन्फ्लेशन को डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हम इन्फ्लेशन को मेजर कैसे कर सकते हैं। क्या क्या टूल्स है जिसके मदद से हम ये पता लगा सके कि इन्फ्लेशन कंट्री में कितना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टूल्स है। एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक है जीडीपी डिफ्लेटर।
एक और नया इंडेक्स ऐड किया गया है बट अभी तक उसे ऑफिशियली नहीं लाया गया है, दैट इज योर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसे कि हम पीपीआई के नाम से जानते हैं। अब ऑल्दो कई डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड यूरोप वगैरह में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का यूज होता है, बट इंडिया में अभी तक इसका ऑफिशियली यूज नहीं है। हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट मेनली इंडिया में जो यूज होता है वो है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड GDP डिफ्लेटर। तो एक एक करके इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। अब है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इस स्लाइड में मैंने जितना भी पॉइंट को मेंशन किया है, इनके एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है। जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, इट इज अ होलसेल प्राइस। तो ये मेजर करता है चेंज इन प्राइस एट होलसेल लेवल, यानी कि होलसेल लेवल पे प्राइस कितना चेंज हो रहा है, ये आप WPI से मेजर कर सकते हो। ये मंथली बेसिस पे पब्लिश किया जाता है, और इसे पब्लिश कौन करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंदर आता है। इसमें बेस ईयर को लिया गया है 2011 to 12, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल और केवल गुड्स का अकाउंट करता है, इसमें सर्विस इंक्लूड नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सर्विस को इंक्लूड नहीं किया गया है, केवल और केवल गुड्स को इंक्लूड किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। टोटल कॉमोडिटीज का बात करें तो इसमें 697 कॉमोडिटीज है। ये भी आप याद रख सकते हो कि इसमें 697 कॉमोडिटीज को एट प्रेजेंट लिया गया है। अब इस 697 कॉमोडिटीज को भी हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर क्लासिफाई करके 3 कैटेगरीज में। ये 697 टोटल कॉमोडिटीज है, जिन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें हमारा पहला पार्ट है प्राइमरी आर्टिकल्स, यानी कि प्राइमरी कॉमोडिटीज। देन हमारा आता है फ्यूल एंड पावर, एंड एट द लास्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्राइमरी आर्टिकल्स में है 117 कॉमोडिटीज, फ्यूल एंड पावर में है 16 कॉमोडिटीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में है 564 कॉमोडिटीज। परसेंटेज वाइज देखें तो प्राइमरी का 22% है, लगभग 23 के आसपास, पावर्स एंड फ्यूल का 13.15% है, और मैन्युफैक्चरिंग का 64% है। अब एक चीज देखिए, क्या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक एक परसेंट याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं। हमें खाली इतना याद रखना है कि WPI में हाईएस्ट वेटेज किसका है। तो WPI में मैंने यहां नोट बना के लिख दिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का हाईएस्ट वेटेज है। हमेशा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, ना कि आपको एक एक का परसेंटेज पूछा जाएगा। तो हमें याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का WPI में वेटेज हाईएस्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखना है कि क्योंकि WPI एक्स फैक्ट्री कॉस्ट को इंक्लूड करता है, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी नहीं जुड़ता है, यानी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स के बिना प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये था WPI के बारे में। अब हम देखते हैं CPI के बारे में, दैट इज योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो क्योंकि ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस को कैलकुलेट कर रहा है, तो ये जो है ये रिटेल प्राइस को देखता है, चेंज इन रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस मीन्स जो आपको लोकल शॉप्स में सामान अवेलेबल होता है। ये भी मंथली बेसिस में आता है, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें गुड्स के साथ साथ सर्विस को भी इंक्लूड किया जाता है। डिफरेंस यही हो जाएगा। WPI में आपने देखा कि खाली गुड्स था, सर्विस उसमें इंक्लूड ही नहीं था, बट यहां पे आप देख रहे हो कि गुड्स के साथ साथ सर्विस को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि WPI के कंपैरिजन में CPI एक बेटर इंडिकेटर हो सकता है। इसे पब्लिश कौन करता है? तो इसे पब्लिश करता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये आपका क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि WPI को कोई और मतलब पब्लिश कर रहा था। WPI को पब्लिश कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड ट्रेड,
और इसे पब्लिश कर रहा है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। बेस ईयर इसका भी सेम है 2011-12। और आरबीआई सीपीआई को यूज करता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए, यानी कि आरबीआई जिस डेटा को यूज करता है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए वो है सीपीआई, नॉट डब्ल्यूपीआई। किसके अंदर? तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसके अंदर वो इन्फ्लेशन को टारगेट करता है, वो सीपीआई के डेटा को यूज करता है। अब सीपीआई के अंदर भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि सीपीआई अलग अलग टाइप्स के डेटा को रिलीज करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक आता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एक आता है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, एक आता है सीपीआई फॉर रूरल लेबर। और ये तीनों का तीनों पब्लिश किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आता है के अंदर काम करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और एक आता है हमारा सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई कॉम्बाइंड, जो कि मिनिस्ट्री सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई समझने का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सीधा रट्टा मारो काम हटाओ वाला काम है। तो ये सीधा आप याद करके फैक्ट्स जा सकते हो। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स। तो अगेन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक एक परसेंटेज में हमें नहीं डूबना है, ये यूपीएससी नहीं पूछता है। आप एक एक परसेंटेज को रटने बैठो, ये आपका टाइम नहीं है, ये गधा वर्क है, हार्ड वर्क आप कर रहे हो, स्मार्ट वर्क करो, ये कभी भी परसेंटेज नहीं पूछेगा। तो वैसे कितने कंपोनेंट्स है? तो फूड एंड बेवरेजेस है, हाउसिंग है, फ्यूल्स लाइट, क्लोथिंग एंड फुटवेयर एंड मिसलेनियस, मीन्स 5 यहाँ पे कैटेगरीज दिया गया है। इसमें से सीधा आते हैं कि हाईएस्ट वेटेज किसका है? तो हाईएस्ट वेटेज है फूड एंड बेवरेजेस का। सिंपली हमको ये फैक्ट याद करना है कि फूड एंड बेवरेजेस का हाईएस्ट वेटेज है। मैंने आपको ये टेबल क्यों रेडी करके दिया फिर जब इसका काम ही नहीं था? ताकि आपके पास एटलीस्ट एक ओवरव्यू रहे कि एटलीस्ट कितना किसका परसेंटेज है, मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि देखने में भी सुंदर लगता है तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से टेबल वे में प्रेजेंट किया है। बट आपको क्या याद रखना है कि फूड एंड बेवरेजेस का हाईएस्ट वेटेज है और हाउसिंग का हायर वेटेज है अर्बन में, ठीक है। अर्बन में हाउसिंग का हायर वेटेज है। तो ये कंपोनेंट्स एंड वेटेज है सीपीआई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं जो डियरेंस अलाउंसेस होता है, जिसे हम हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं या डीए कहते हैं, जो हर गवर्नमेंट ऑफिसर या ग्रुप ए ग्रुप बी के ऑफिसर्स को मिलता है, वो सीपीआई के डेटा से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है ये भी आपका सीपीआई कॉम्बाइंड के डेटा से रिलीज किया जाता है। साथ ही साथ सीपीआई जो है वो अपना फूड इंडेक्स भी रिलीज करता है ताकि वो फूड इन्फ्लेशन को मेजर कर सके। तो फूड इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए अलग से सीपीआई ने फूड इंडेक्स निकाला 2015 में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फूड एंड बेवरेजेस का कितना परसेंटेज है? तो 45.86%। ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीपीआई फूड एंड इंडेक्स में ज़्यादा परसेंटेज है फूड एंड बेवरेजेस का 45.86%, जिसमें भी सेरेल्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क का हाईएस्ट वेटेज है। तो ये स्लाइड का एक एक डेटा से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को मैंने ऑलरेडी आपको नेशनल इनकम के चैप्टर में इन डेप्थ समझाया था, बट यहां पे भी मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे समझिए कि नॉमिनल जीडीपी आप कैसे निकाल रहे होंगे, तो ये आप करंट प्राइस पे निकाल रहे होंगे, यू आर कैलकुलेटिंग इट इन करंट प्राइस। वहीं पे आप जीडीपी रियल कैसे निकाल रहे होंगे, तो ये आप बेस प्राइस पे निकाल रहे होंगे, जो कि बेस ईयर का होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल और रियल जीडीपी का परसेंटेज है। जिस साल हमारा बेस ईयर होता है उस साल नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी, तो उस साल हमारा जीडीपी डिफ्लेटर 100% रहता है, यानी कि इस साल कोई इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, इसका मतलब है कि वहां पे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जीडीपी नहीं, यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू और यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू,
यानी कि जब हमारा जीडीपी डिफ्लेटर ग्रेटर देन 1 है यानी कि यहाँ इन्फ्लेशन है, और जब जीडीपी डिफ्लेटर लेस देन 1 है यानी कि यहाँ डिफ्लेशन है। तो ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड। यहाँ से हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी नेशनल इनकम वाले चैप्टर में बहुत डेप्थ में समझा था। नॉमिनल और रियल जीडीपी का मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया था, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हमने डिस्कस किया था कि एक नया इंडिकेटर भी आया है, दैट इज योर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई, जो कि मेजर करता है प्राइस चेंज फ्रॉम प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव। अभी तक हमने होलसेल के पर्सपेक्टिव से देखा, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखा, बट प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो प्रोड्यूसर ही कर रहा है। तो इसके लिए 2014 में 2014 में बीएन गोल्डर कमिटी को अपॉइंट किया गया था। इनका रिकमेंडेशन क्या था? इन्होंने रिकमेंड किया कि हमें डब्ल्यूपीआई से पीपीआई के तरफ मूव करना चाहिए। इसमें गुड्स और सर्विस दोनों को इंक्लूड करना चाहिए, इसीलिए इन्होंने बोला कि क्योंकि डब्ल्यूपीआई में खाली गुड्स होता था, इन्होंने बोला कि इसके साथ सर्विस भी इंक्लूड करना चाहिए, और बेस ईयर इसका 2011 से 12 के बीच में होना चाहिए। बट इंडिया अभी ऑफिशियली पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा रिलीज नहीं करता है। तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से कमिटी को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो ये था प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में। अब आते हैं कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन तो हमने देखा, जो नॉर्मली आप न्यूज वगैरह न्यूज़पेपर में देखते हो, दैट इज योर हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो सीपीआई का डेटा से दिया जाता है। बट इसमें भी कुछ क्या होते हैं, वॉलेटाइल कैटेगरीज होते हैं, जैसे फूड, फ्यूल एंड पावर्स, जिनका प्राइस डे ऑन डे बेसिस पे चेंज होता है। खास करके फूड का इन्फ्लेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, ये डे टू डे चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग में हमें दिक्कत आती है। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या बोला कि एक कोर इन्फ्लेशन का डेटा को पब्लिश करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा कि हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से वॉलेटाइल कैटेगरीज के प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे। यानी कि जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से वॉलेटाइल कैटेगरीज को माइनस कर देते हैं तो वो हमें देता है कोर इन्फ्लेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। अब यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिलिप्स कर्व, जो कि एडब्ल्यू फिलिप्स ने दिया था। इनका कहना था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच इनवर्स रिलेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इन्होंने क्या बोला कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये इनवर्स रिलेशन रखता है। कैसे इनवर्स रिलेशन रखता है ये भी समझना होगा। तो इनका कहना था कि जैसे जैसे आप इन्फ्लेशन को बढ़ाओगे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। क्यों? आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन आएगा तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। इन्फ्लेशन के साथ आपको मैंने बता दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा आएगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग चीजों के लिए डिमांड करेंगे। जब डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। यानी कि फिलिप्स कर्व एग्जैक्टली करेक्ट बात कह रहा है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ से लोगों के पास पैसा आ रहा है, पैसा से डिमांड बन रहा है, डिमांड से प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि जब इन्फ्लेशन हाईएस्ट पॉइंट पे है तो अनएम्प्लॉयमेंट लोएस्ट पोजीशन पे है, और वहीं पे अगर देखा जाए तो जब इन्फ्लेशन लोएस्ट पॉइंट पे है तो अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो इसीलिए जो फिलिप्स कर्व का ग्राफ होता है ये कर्व ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये फिलिप्स कर्व को भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। अब देश में इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो इसे कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम दो जन को दिया गया है। एक होता है फिस्कल मेजर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता है, और एक होता है मॉनेटरी मेजर्स, जो कि आरबीआई के द्वारा लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिस्कल मेजर्स कौन लेता है, तो ये याद रखना है, फिस्कल मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, ना कि आरबीआई लेती है।
और मॉनेटरी मेजर्स कौन लेता है? तो मॉनेटरी मेजर्स आपका आरबीआई लेती है। हम मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ेंगे बैंकिंग के चैप्टर में, तो हम वहां आपको डिटेल में बताएंगे कि ये सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम बस इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए समझ रहे हैं कि अल्टीमेटली होता क्या है। तो फिस्कल मेजर में आप प्राइवेट स्पेंडिंग्स को रिड्यूस कर सकते हो, डेफिसिट फाइनेंसिंग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कम कर सकते हो, और जितना भी सरकार का नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, जो बेफिजूल की खर्चे हैं सरकार की, उन्हें आप कम कर सकते हो। तो ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकता है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्योंकि आरबीआई के हाथ में होता है, तो आरबीआई इसके तहत क्या कर सकता है, सारे के सारे चीज को बढ़ा देता है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और सेल कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। जब ये सारे पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं तो अल्टीमेटली लोन महंगा हो जाता है, और जब लोन महंगा हो जाता है तो लोगों को पैसा ज्यादा लेने का मन नहीं करता, और इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कम हो जाता है। तो घूम फिर के कॉन्सेप्ट कहां पे आया? घूम फिर के कॉन्सेप्ट एक ही बन रहा है कि इन्फ्लेशन को कम करना है तो पैसे को कम कर दो, और इन्फ्लेशन बढ़ाना है तो पैसे को ज्यादा कर दो। आपके जेब में जब पैसा रहेगा तभी तो आप खर्च करोगे, अदरवाइज आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप चीजों को देख के भी निकल जाओगे। तो इन्फ्लेशन को कम करना है तो अल्टीमेटली हमें इकोनॉमी से मनी को खींचना होगा, जिसके लिए आरबीआई ये मेजर्स लेते हैं। तो ये था मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इफेक्ट और इंपैक्ट इन्फ्लेशन से किसको होता है। तो पहला देखते हैं लेंडर और बोरोवर का। लेंडर का मतलब जिसने पैसा उधार दे रखा है, और बोरोवर का मतलब जिसे पैसा कर्ज ले रखा है। तो इसमें जो कर्ज देता है यानी कि क्रेडिटर, उसको तो लॉस होता है क्योंकि उसे अब उस पैसे का जो वैल्यू उसे मिलेगा वो कम हो जाएगा, और बोरोवर को बेनिफिट हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। बॉन्ड होल्डर को भी लॉस होता है क्योंकि अब जो उसे अमाउंट मिलेगा वो इन्फ्लेशन के कारण कम हो चुका होगा। फिक्स्ड इनकम ग्रुप तो बैडली अफेक्ट होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा। एक्सचेंज रेट के ऊपर मैं आपको डिटेल में अभी कुछ समय में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट डालेगा, क्योंकि यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और ये इतना टेक्निकल एनालिटिकल क्वेश्चन है कि आप इसको समझे बिना सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। और फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ता ही है, सरकार का खर्च बढ़ता है। अब आते हैं ये एक्सचेंज रेट पे, ठीक है, इस चीज को समझिए, इस पे आएंगे। पहले एक बार एक्सचेंज रेट देख लेते हैं। तो यहां पे मैं आपको पूरा शुरू से कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि इन्फ्लेशन के कारण एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट होता है, एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट होता है, और इसके कारण एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट होता है। अब इस चीज को अच्छे से समझिए। इन्फ्लेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे देश भारत में मनी सप्लाई बढ़ रहा है, यानी कि हमारे देश में मनी का सप्लाई बढ़ गया। इन्फ्लेशन तो तभी आएगा ना जब मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो अगर इन्फ्लेशन है इसका मतलब देश के अंदर जो मनी सप्लाई है ये ज्यादा है। अब आप सोचो कि जब मनी का सप्लाई ज्यादा है यानी कि मनी का वैल्यू जो है ये घट गया होगा, क्योंकि किसी भी चीज का जब सप्लाई ज्यादा होता है तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं कि पहले $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज था, तो अब क्योंकि हमारा मनी का वैल्यू डिक्रीज हो गया है तो $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहां तो वैल्यू बढ़ गया। वैल्यू बढ़ा नहीं, आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझना है। पहले अगर कोई अमेरिका से $1 लेके आता था यानी कि $1 लेके आता था तो आपको उसको 60 रुपए देने पड़ते थे सामने से। अगर कोई $1 लेके आ रहा है अमेरिका से तो सामने से आप उसको 60 रुपए दे रहे थे। अब अगर कोई $1 लेके आएगा तो आपको सामने से उसको 70 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि आपको उसको 10 रुपए सामने से ज्यादा देना पड़ा। तो आपको एक चीज तो समझ आ गया कि इन्फ्लेशन के कारण एक्सचेंज रेट में क्या होता है, ये डेप्रिशिएट कर जाता है, डेप्रिशिएट कर जाता है। ये तो आपको समझ आ गया।
अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंपोर्ट में, ठीक है। इंपोर्ट में समझते हैं कि एक बंदा था जिसका नाम था रामू। रामू को एक लैपटॉप लेना था और इसे मन था कि ये लैपटॉप ले एप्पल के ब्रांड का, और ये इंडिया में अवेलेबल नहीं था, और इस लैपटॉप का कॉस्ट था $1000, यानी कि $1000 इसका कॉस्ट था। अब अगर हम यहां पे सिचुएशन देखें तो पहले जब इन्फ्लेशन नहीं था तो $1 वॉज इक्वल टू 60 रुपीज, यानी कि उस समय इसे कितना देना पड़ता, तो इंडियन रुपीस में अगर देखा जाए तो उसे देना पड़ता 60,000 रुपए। बट अब क्योंकि इन्फ्लेशन आ चुका है तो इसी लैपटॉप के लिए उसे कितना देना पड़ेगा, 70,000 रुपए। तो रामू देखेगा कि मुझे 10,000 रुपए इस लैपटॉप के ऊपर ज्यादा देना पड़ रहा है, तो ये क्या सोचेगा कि मैं अभी जो है इंपोर्ट नहीं करता हूं। यानी कि दोस्तों एक चीज आपको समझना होगा कि इन्फ्लेशन के कारण इंपोर्ट्स में कमी आती है, यानी कि इंपोर्ट्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इंपोर्ट्स रिडक्शन हो जाती है। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्ट्स रिडक्शन हो जाता है। ये डेटा एकदम घर लेके जाइए साथ में कि जब भी इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन के कारण इंपोर्ट्स रुक जाएंगे, क्योंकि हमें सामने से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, हमारा वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुका है। अब आते हैं और समझते हैं कि एक्सपोर्ट पे क्या होगा इसका इंपैक्ट। अगेन समझ लेते हैं कि रामू है जो कि अनियन का एक्सपोर्ट करता है, ये अनियन का एक्सपोर्ट करता है। अब ये जब पहले 1 kg अनियन देता था तो इसको इसके बदले $1 मिलते थे, और $1 क्योंकि पहले था 60 रुपीज, बट इन्फ्लेशन के कारण अब इसे इसी $1 का 70 रुपए मिल रहा है। यानी कि इसे क्या हुआ, सामने से 10 रुपए ज्यादा मिले। तो जब इसे 10 रुपए ज्यादा मिले तो ये एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा या कम करेगा, ज्यादा करेगा। तो एक्सपोर्ट्स जो है ये क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन चैप्टर का। इन्फ्लेशन के कारण देश में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, जिसके कारण मनी का वैल्यू कम हो जाता है, और उससे हमारा रुपीस डेप्रिशिएट कर जाता है, जिसके कारण इंपोर्ट्स में कमी आती है और एक्सपोर्ट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ये 3 फैक्ट हमें अगर याद रहा तो प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो ये था इन्फ्लेशन का एक्सचेंज रेट के ऊपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा टर्म्स कुछ जो रिलेटेड टू इन्फ्लेशन है। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप इसको रट्टा मार के भी काम चला सकते हो। तो सबसे पहले डिफ्लेशन का मतलब क्या आता है। डिफ्लेशन का मतलब आता है कि इन्फ्लेशन का उल्टा, यानी कि हमारे प्राइस लेवल कम हो रहे हैं, जिसके कारण हमारा करेंसी का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि अब चीज़ें हमारे कंट्री में सस्ता हो रही है। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रेट स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस कंटिन्यू टू राइजेस, यानी कि इन्फ्लेशन में गिरावट आ रही है बट प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूस चीज़ों का क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या आता है, स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे इन्फ्लेशन तो बढ़ती है बट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आती है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या बोला गया है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आना चाहिए। तो ये एक स्टैंजेंट कंडीशन हो जाता है जो कि जनरली अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन ना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है ना एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है किसी चीज के प्राइस में इन्फ्लेशन का आना और किसी चीज के प्राइस में इन्फ्लेशन का नहीं आना। और श्रिंकफ्लेशन होता है हिडन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि यहाँ पे चीजों के दाम को तो नहीं बढ़ाया जाता लेकिन उसके साइज को छोटा कर दिया जाता है। जैसे
अगर कोई चिप्स 5 रुपए में मिल रहा था तो इन्फ्लेशन के कारण इसका दाम तो उसे 10 रुपए करना पड़ेगा, बट वो क्या करेगा कि इसका दाम 5 रुपए ही रखेगा, साइज में क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। यानी कि वो क्या बचा रहा है, अल्टीमेटली अपना प्रोडक्शन कॉस्ट बचा रहा है। तो इसे ही कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। तो ये कुछ टर्म्स है जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड हमें याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर इन्फ्लेशन से रिलेटेड, जिसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4, जो कि हमारा मनी होने वाला है। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।